कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आकर रुक गई है। बचे हुए पन्नों को पलटते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गेस्ट हाउस से निकलते हुए प्रोफेसर नायक ने आर्यन से कहा कि खबर ये है कि आने वाले दिनों में नए वीसी को अपॉइंट करने की चर्चा है। वीसी गेरा यूनिवर्सिटी वापस आ सकते हैं। आर्यन चौंकता है, कहता है इतना कुछ होने के बाद भी। प्रोफेसर नायक कहते हैं वो सिस्टम के बहुत खास थे और अभी भी हैं, और मुझे डर है कि मेरा ये डर सच नहीं हो जाए। मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहकर दोनों अपने घर को, प्रोफेसर नायक अपने क्वार्टर पे और आर्यन अपने हॉस्टल के कमरे की ओर चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद प्रोफेसर नायक का वो डर सच में बदलता है। नए वीसी का अपॉइंटमेंट होता है। प्रोफेसर गेरा फिर से वीसी बनाए जाते हैं। प्रोफेसर जैसे ही अपनी कुर्सी संभालते हैं, एक मीटिंग शुरू होती है। प्रोफेसर गेरा सारे प्रोफेसर से कहते हैं कि सारी कमेटियों को भंग कर कर सारी पावर वीसी को दे दी जाए, और भी कई ऑर्डर्स वो देते हैं। साथ में वो कहते हैं कि पिछली बार शायद मैं हार गया था, पर इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और अब तो राजन जैसे स्टूडेंट्स भी इस कैंपस में नहीं हैं जो मुझे हरा पाए। उनका कहना भर था कि प्रोफेसर शीला खड़ी होकर उनकर टोकती हैं कि सर राजन अब भी कैंपस में है। प्रोफेसर गेरा थोड़े से शॉक होते हैं। प्रोफेसर शीला उन्हें कहती हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद आप मिलने जरूर जाइएगा। सुपर सीनियर्स हॉस्टल के कमरा नंबर 402 में राजन आज भी वही है, बस थोड़ा शांत है आजकल। प्रोफेसर गेरा अंदर तक खिल चुके थे, पर वो दिखाते नहीं है। वो मीटिंग को खत्म करते हैं। वीसी साहब की गाड़ी लगाई जाती है और गाड़ी पहुंचती है सुपर सीनियर हॉस्टल के गेट पर। वीसी साहब उतरते हैं और सीधे कमरा नंबर 402 में एंटर करते हैं। राजन वहीं बैठा था और मानो वो वीसी साहब का इंतजार ही कर रहा है। वीसी साहब ने उससे कई तरह की बातें की। राजन का एक ही जवाब कि मैं अब इन चीजों से बहुत दूर आ चुका हूँ। मुझे पहले क्या हुआ उन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रोफेसर गेरा खड़े होते हैं और राजन को कहते हैं कि नया ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि अब यह यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हें तो नहीं रहने दूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। और अगली सुबह वही पुराने रूल्स, मानो उन पुराने पन्नों को नए पन्नों पर प्रिंट कर कर आदेश जारी किए जा रहे थे, और धीरे 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 कसता जा रहा था वीसी गेरा का शिकंजा वापस कैंपस पर। स्टूडेंट्स में विरोध भी था, पर वो करते किससे, कहते किससे और जाकर लड़ते किससे, मान रहे थे। और आखिर में ऑर्डर्स निकालते निकालते वीसी गेरा का फेवरेट ऑर्डर, नो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, भी आ गया। कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध होता भी कैसे? छात्र ये मान चुके थे कि जो लड़ाई 4 साल पहले हुई थी, उस तरीके की लड़ाई लड़ने की हिम्मत उनमें नहीं है। महीना भर गुजरा। प्रोफेसर्स तक छात्रों की पीड़ा पहुंचने लगी, और एक दिन आर्यन को बुलाया प्रोफेसर नायक ने यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उस दिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 10-15 प्रोफेसर और भी थे। सब फैकल्टीज ने अपनी चिंता जाहिर की, तो आर्यन ने उन सबसे पहले अपनी चिंता जाहिर की कि सर हम सब परेशान हैं। हम मानो कैद होकर रह गए हैं सिर्फ उस कमरे में जहां हमें पढ़ाया जाता है। उसके अलावा हम ना कहीं जा सकते हैं, ना हम किसी और एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। ये तो एक तरीके का दमन है। प्रोफेसर नायक जोर से हंसते हैं। तो तुम्हें जब मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया था आर्यन, तो तुम्हें क्या लगा था कि उस वक्त इतना कुछ नहीं हुआ था? पर उस वक्त के बच्चे कुछ अलग थे, उनका नेता कुछ अलग था। इस दौर में तुम्हें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आर्यन कुछ पीछे हटता है। बाकी सारे प्रोफेसर साथ देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्यन कहता है मुझे करना क्या है? प्रोफेसर नायक कहते हैं जितनी भीड़ इकट्ठी कर सको करो, और कूच करो यूनिवर्सिटी में बीसी के चैम्बर पर। उन्हें पता तो लगे कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जिंदा हैं। आर्यन कहता है मेरे तो 5-10 दोस्त से ज्यादा लोग हैं। प्रोफेसर नायक कहते हैं कि दर्द एक दूसरे में लोगों को जोड़ता है। 400 से ज्यादा स्टूडेंट सस्पेंड या पनिश हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। जाओ उनसे संपर्क करो, तुम्हारे पास पूरी शाम है। दर्द एक है तो दवा भी एक साथ ही। और आर्यन ने ऐसा ही किया। वो एक एक स्टूडेंट तक पहुंचा, उससे बात की, सब तैयार हुए। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ, और आर्यन बिना किसी जानकारी दिए सीधे वीसी चैम्बर में घुस गया। चैम्बर ज्यादा बड़ा नहीं था, 101 लोग उसमें, और जो रह गए वो बाहर जाकर बैठ गए धरने पर। प्रोफेसर गेरा किसी काम में उलझे थे। ये
डिस्टरबेंस उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने बहुत जोर से लताड़ लगाई, सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें बाहर भेजने की कोशिश करी। पर आर्यन अडिग था। उसे पता था कि अब लड़ाई छेड़ दी है तो पीछे हटने का मतलब कायरता होगी। पर लड़ाई लड़ने के नियम वो नहीं जानता था। 2 घंटे 3 घंटे की मशक्कत के बाद किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और 4 साल बाद पुलिस फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में आई थी। लाठीचार्ज हुआ, कुछ बच्चों के चोटें आई और हम सब ने उनको भर्ती कराया हॉस्पिटल में। आर्यन का खुद का हाथ टूटा था। आर्यन ने हॉस्पिटल में उसकी वजह से आए स्टूडेंट्स का हाल देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वापस यूनिवर्सिटी आकर मेरे कैबिन में आकर कहा कि सर, शायद मुझसे गलती हो गई या शायद आपने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। प्रोफेसर नायक गुस्से में बोले कि गलत इंसान पर हमने कोई भरोसा नहीं किया है। जाओ उसको जगाओ जो इस रावण से लड़ सकता है। जाओ उसको याद दिलाओ उसकी शक्तियां, क्योंकि जब वो आवाज उठाएगा तो बाकी सारी आवाजें दब जाएंगी। आर्यन इशारा समझ चुका था। आर्यन पहुंचता है अगली सुबह हरि भैया के कैंटीन और जाकर उनको कहता है कि अब अगर आप बीच में आए तो अच्छा नहीं होगा। हरि कल के हुए वाकये से समझ चुका था कि कैंपस में कुछ तो नया होने वाला है। राजन अपनी कॉफी के लिए कैंटीन में आता है। कैंटीन में आकर बैठता है। आर्यन उसके पास पहुंचता है और उससे एक ही सवाल करता है कि आप जिंदा हैं या मर गए हैं। राजन उसे देखता है और हरि की तरफ देखता है। हरि कहता है, भैया आज तो कॉफी इस बच्चे के जवाब देने के बाद ही मिलेगी। राजन समझ गया था कि मामला थोड़ा गंभीर है। वो आर्यन से बैठने के लिए कहता है। आर्यन बिना बैठे कहता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आग आपने लगाई उसकी तपन में हम क्यों जलें, और अगर आप इस आग से नहीं लड़ सकते थे तो आपने शुरुआत क्यों करी। राजन थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। उसने आर्यन से कहा कि ऐसा क्या हो गया। आर्यन ने राजन को कल का पूरा वाकया बताया। राजन ने कहा, तो लड़ाई लड़ो, कौन रोकता है तुम्हें। आर्यन ने कहा कि हम आपके बिना नहीं लड़ पाएंगे। राजन ने कहा, मैं वो राजन नहीं हूं जो 4 साल पहले जिसके बारे में तुमने किसी से सुना है। अब मुझे कोई जानता भी नहीं है। कौन आएगा मेरे साथ। मानो आर्यन को ऐसा लगा हो किसी थके हुए इंसान ने, किसी हारे हुए इंसान ने उसकी उम्मीद तोड़ दी। वो राजन के सामने वाली मेज पे खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है कैंटीन में कि स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इस इंसान को। यही वो इंसान है जिसने लगातार 7 साल तक हमारे इस कैंपस पर राज किया। और पिछली बार वीसी गेरा ने जब आतंक मचाया था तो यही इंसान न्याय के लिए लड़ा था। ये है हमारे सीनियर राजन पांडे। मानो कैंटीन में बैठा हर शख्स खड़ा हो जाता है। राजन को एक टक देखता है। तालियों की गड़गड़ाहट शुरू होती है तो वो सीटियों तक जाती है, नारेबाजी तक भी पहुंचती है और धीरे धीरे स्टूडेंट्स राजन से हाथ मिलाने के लिए आते हैं। आर्यन का ये दाव बिल्कुल सही चला था। राजन को ये एहसास कराना कि उसने जो जंग छेड़ी थी वो सालों तक भी नहीं मिट सकती। और कुछ उत्साही स्टूडेंट्स ने राजन को अपने कंधे पर उठा लिया और हॉस्टल तक छोड़कर आए। कैंटीन में घटी ये घटना पूरे कैंपस में तो चर्चा में थी ही, सबसे ज्यादा चर्चा में थी वीसी गेरा के कैबिन में। वीसी साहब ने अपने चुनिंदा प्रोफेसर्स को काम पर लगाया कि कितनी जल्दी राजन को सस्पेंड कर यूनिवर्सिटी से बाहर भेजा जा सकता है, क्योंकि वो जंग का ऐलान भाग गए। घायल स्टूडेंट्स वापस कैंपस लौटते हैं। कैंपस लौटते ही अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। अब उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रदर्शन और धरने से। आर्यन फिर कोशिश करता है, एक बार फिर उन्हें मनाता है कि हम आज फिर एक बार कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी के गार्डन में सब लोग इकट्ठा होते हैं। एक मैसेज और था कि राजन पांडे आज सबसे मिलने आएंगे। शायद उस भूले हुए नेता को देखने के लिए भीड़ कुछ ज्यादा आ गई थी और गार्डन बरसों बाद यूं किसी प्रदर्शन की चर्चा के लिए भरा। इतनी भीड़ आर्यन ने जीवन में कभी नहीं देखी। वो थोड़ा सा पका गया था। और हमारे हीरो राजन के लिए तो ये सांसें थी। मानो उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसका दिल कुछ और तेज धड़कने लगा था। आवाज में कुछ और गर्मी आ गई थी। और राजन पांडे कुछ आगे बढ़कर सब स्टूडेंट से एक ही बात बोले कि न्याय है वो तो मिलकर रहेगा। स्टूडेंट्स पर जिन्होंने लाठियां चलाई उनको भी जवाब तो देना पड़ेगा। और वीसी साहब, आप यहीं से सुन लीजिए, राजन पांडे कैंपस में ही है और जब तक वो कैंपस में है
तब तक आप स्टूडेंट्स का कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में इस बार इलेक्शंस भी होंगे। प्रोफेसर गेरा को यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना होगा और जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाइयाँ होकर रहेंगी। और मानो पूरी भीड़ में बिजली सी कौंध जाती है। स्टूडेंट्स को एक उम्मीद नजर आती है राजन और आर्यन के अंदर। राजन जैसे जैसे बताता है, आर्यन वैसे वैसे तैयारियां करता है। राजन को पता था कि इस बार पीसी गेरा पुरानी हार से सबक लेकर नए पैंतरे जरूर अपनाएंगे। इसलिए इस बार धरना यूनिवर्सिटी में नहीं, यूनिवर्सिटी से लगती सामने वाली रोड पर दिया गया। धरना शुरू हुआ। खास भीड़ नहीं थी, ये राजन का स्टाइल नहीं। खबर वीसी साहब तक पहुंची, ये भी पता लगा कि भीड़ नहीं है, तो वीसी साहब थोड़े से शक उनके दिमाग में हुआ। उन्होंने पता कराया तो बात सही निकली कि सब स्टूडेंट्स क्लासेस में हैं, कोई स्टूडेंट धरने में शामिल नहीं है। उन्हें लगा कि उनकी जीत हो गई है, पर वो भूल गए थे कि जिस स्टूडेंट ने उन्हें पिछली बार शिकस्त दी थी वो खाली कैंपस के सहारे नहीं, पूरे प्रदेश से आए युवाओं और उनके माता पिताओं और अनजान भीड़ से मिलकर दी थी। शाम होते होते यूनिवर्सिटी से लगती रोड भर गई थी। वही अनजान भीड़ शायद फिर उम्मीद तलाश रही थी उस बीते हुए राजन पांडे के वक्त से कि क्या पता इस बार ये फिर उठकर खड़ा होगा और हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा। राजन का धरना जारी था, वही पुराना अंदाज। पीछे से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सपोर्ट कर रहे थे, सब उसे सपोर्ट कर रहे थे। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि मामला इस बार पहुंचा सबसे पहले शिक्षा मंत्री के पास। शिक्षा मंत्री, जो पिछली बार भी सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उन्हें पता था कि ये उनके काबू का मामला नहीं है। उन्होंने तुरंत गृह विभाग को सूचित किया। गृह मंत्री ने वीसी साहब से बहुत देर मंत्रणा करी। वीसी साहब ने कहा कैंपस तो बिल्कुल शांत है साहब, कैंपस के बाहर है तो आप देखिए, मेरा ये विषय नहीं है। बाहर का विषय ऐसा था कि लाखों लोग सड़क पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई फैसला आता है, और इंतजार लंबा चला। इस बार गृह मंत्री जी ने सोचा कि 5-7 दिन बैठे रहेंगे तो उठकर खुद ही चले जाएंगे, ऐसी मांगे भी क्या हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। दिन दिन बढ़ते गए और लोग भी बढ़ते गए। भीड़ इतनी हो गई कि अब संभालना मुश्किल था। अब समाधान की बात करनी जरूरी हो गई। तो बात करने के लिए बात पहले प्रदेश के मुखिया तक पहुंचानी भी जरूरी थी। प्रदेश के मुखिया ने सारी बात फिर समझी और वो जानते थे कि राजन शायद इस बार भी उनके प्रस्ताव को ठुकरा दे, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। अपने सबसे खास व्यक्ति को राजन के पास भेजा। आपस में बातचीत हुई। राजन ने किसी चीज पर तो सहमति दी थी, जो सीएम साहब पूरे प्रोटोकॉल से पूरी प्रदेश की मीडिया को लेकर फिर धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचे, बातचीत करी, फिर माइक लाया गया, फिर वही भाषण और आखिर में वही सवाल, क्या प्रदेश की सेवा करोगे। राजन जैसे इस बार तैयार था। जीवन में आया दूसरी बार ये मौका वो गंवाना नहीं चाहता। उसने उस लाखों की भीड़ को सिर्फ एक बात कही कि मैंने स्टूडेंट्स से वादा किया था कि सबसे पहले स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होंगे। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जब भी होंगे, इस यूनिवर्सिटी का नया प्रेसिडेंट होगा आर्यन वर्मा। यह खबर आर्यन कैंटीन के टीवी पर देख रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो राजन पांडे, जिसे वो जिज्ञासा वश मिल गया था, वो उसके लिए इतनी बड़ी चीज सोचकर बैठा है। यूनिवर्सिटी को मिल गया था नया प्रेसिडेंट आर्यन वर्मा, और राजन पांडे ने घोषणा की कि मेरे लिए प्यार थोड़ा सा बचा कर रखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, वो प्यार मैं तब बटोरूंगा। सीएम साहब खुश थे, इस बार उन्हें निराश नहीं किया गया था। हड़ताल समाप्त होती है और नारे लगते हैं, राजन पांडे जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद। एक और नारा, आर्यन वर्मा जिंदाबाद। कैंपस से आती हुई भीड़ आर्यन को कंधे पर बिठाकर कैंपस के बाहर लाती है। आज 2 नायक थे जो कंधों पर थे, बीती सदी का हमारा नायक राजन पांडे और आज की सदी का उभरता हुआ नायक आर्यन वर्मा। रात होती है, अगले दिन से वही
दिनचर्या राजन की शुरू हो जाती है। जो लोग उसे भूल गए थे वो मिलने आते हैं। घंटों दरबार चलता है और अब राजन चाहता था कि वो मदद करे, इस सिस्टम का हिस्सा बने, इसे बेहतर बनाए। और धीरे 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 वो कैंपस से दूर हो जाता है। उसे पता था कि अब कैंपस को संभालने वाला कोई है। उसे पता था कि अब कैंपस का ध्यान रखने के लिए कोई है, जो उसका छोटा भाई आर्यन वर्मा है। आर्यन से सलाह लेकर राजन कैंपस छोड़कर अपने क्षेत्र वापस लौटता है। चुनाव की तैयारी करता है। इस बार एक बार तो लगा कि सामने वाली पार्टी कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेगी, पर जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसके लिए जमानत बचाना तक भारी हो गया। राजन पांडे 7 बार का यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट और पहली बार का विधायक शपथ लेता है प्रदेश की विधानसभा के अंदर, और फिर शपथ लेता है प्रदेश के शिक्षा मंत्री के तौर पर। इस शपथ के बाद एक और शपथ होती है। आर्यन वर्मा चुनाव लड़कर या सिर्फ चुनाव में फॉर्म भरकर चुनाव जीतते हैं। उन्हें शपथ दिलाते हैं वीसी गेरा, जो इतने महीनों से असमंजस में थे कि सब हो गया, मेरे खिलाफ राजन ने कुछ क्यों नहीं किया। वो शपथ दिलाकर वापस कुर्सी पर बैठते उससे पहले उनका सस्पेंशन का लेटर उनके हाथ में था। यह था तरीका हमारे हीरो राजन का। राजन जो सिर्फ कैंपस में कैद रहना चाहता था, वो प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनता है, और हालात ऐसे ही चले तो सूबे का मुखिया भी हो सकता है। आर्यन वर्मा एक आम घर से आया हुआ लड़का प्रदेश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन जाता है, वो भी कोई ताम झाम किए बिना। शिखा व्यास एक आम घर से आई हुई लड़की आईएएस बनती है, प्रदेश में अपने परिवार का नाम रोशन करती है। ये कहानी थी कुछ आम बच्चों की जिन्होंने कुछ खास किया और देश प्रदेश को हिलाकर रख दिया। वो न्याय के लिए लड़े, वो सत्य के लिए लड़े, और जो न्याय और सत्य के लिए लड़ते हैं उनके लिए अच्छा तो ईश्वर खुद ही सोच लेता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इस पूरी कहानी के दौरान अगर किसी भी पल आप खुद को इससे जोड़ पाए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। धन्यवाद, और मिलते हैं और मिलते रहेंगे ऐसी कई कहानियों के लिए और भी खूब सारे कंटेंट के साथ। थैंक्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।